और विधायी शक्तियों में आप अगर देखना चाहें तो एक आर्टिकल को तो सबसे पहले ध्यान रखें। जैसे कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में मैंने आर्टिकल 53 की बात विशेष तौर पे की थी, ठीक वैसे ही आर्टिकल 79 की बात जरूर ध्यान रखें आप। एक तो आर्टिकल 79, और आर्टिकल 79 कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। मतलब ये कि संसद के 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति और 2 सदन। तो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है, ये आर्टिकल 79 कहता है। और चूंकि आर्टिकल 79 इस बात को घोषित कर रहा है कि राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी विधायी शक्तियां किस तरीके से क्या होंगी। देखिए, हम एक एक करके उसकी पावर्स को पढ़ते हैं, उसकी शक्तियों पढ़ते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में। एक तो देखिए सत्र आहूत करना, उसका एक कार्य है। सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, तथा लोकसभा का विघटन करना। और ये आर्टिकल कौन सा है? ये आर्टिकल है 85। ये विशेष तौर पे ध्यान रखें, आर्टिकल 85 को आप सत्र के रूप में याद रखें। सत्र का जिक्र जो किया गया वो आर्टिकल 85 में किया गया। सत्र कहते किसे हैं? पहला सवाल तो ये। तो सत्र का मतलब तो ये है कि संसद जिस कार्यावधि में काम करती है वो एक कार्यावधि सत्र कहलाती है। जिस एक कार्यावधि में वो काम करेगी वो एक कार्यावधि सत्र कहलाती है। फिर बीच में अवकाश आता है, फिर वापस सत्र शुरू होता है। तो इस तरीके से कहा गया आर्टिकल 85 में कि संसद के 2 सत्रों के बीच, मतलब कि पहले सत्र की अंतिम बैठक और दूसरे सत्र की पहली बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। 2 सत्रों के बीच मैक्सिमम जो अंतराल वो 6 महीने का हो सकता है, ये आर्टिकल 85 कहता है। लेकिन हमारे यहाँ सत्र जो बुलाए जाते हैं संसद के भारत में वो 3 सत्र होते हैं। आप तीनों सत्रों को समझिए। आप मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, वहां से आपको ये बात ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। देखिए, ये आपके 12 महीने हैं, जनवरी से दिसंबर। पहला सत्र शुरू होता है फरवरी में और जाता है मई तक। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फरवरी में 1 फरवरी से शुरू होगा 31 मई तक जाएगा। ये फरवरी में तब शुरू होता है जब राष्ट्रपति बुलाता है और तब समाप्त होता है जब राष्ट्रपति इसको समाप्त करता है। फिर दूसरा सत्र शुरू होता है जुलाई से और जाता है सितंबर तक। तीसरा सत्र नवंबर और दिसंबर में। तो ये सत्र, चूंकि इस सत्र में मुख्यतः काम बजट निर्माण का होता है, इसलिए इस सेशन को बजट सेशन कहते हैं, बजट सत्र कहते हैं। इसमें मुख्यतः चूंकि वर्षा काल है तो इसे मानसून सेशन कहते हैं, मानसून सत्र। और चूंकि ये सर्दियों के समय में होता है तो ये विंटर सेशन कहलाता है, शीतकालीन सत्र। पहले तो मोटी मोटी ये गणित समझिए आप, एक बात तो। फिर आप समझिए आहूत करना किसे कहते हैं। सत्र का मतलब तो आप समझ गए, आहूत करना किसे कहेंगे। आहूत करने का मतलब शुरू करना है, बुलाना। तो सत्र को बुलाता जो है वो कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति को ये काम सौंपा गया कि वो बुलाएगा। सत्र को बुलाने का मतलब यहाँ ये कार्य जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, यहाँ ये जो कार्य करेगा बुलाएगा इसे, वो राष्ट्रपति बुलाएगा, ये बुलाएगा वो राष्ट्रपति बुलाएगा। आहूत करना बुलाने को कहते हैं। सत्रावसान मतलब सत्र का अवसान मतलब समाप्त करना, तो वो भी आप जानते हैं। यहाँ सत्र को समाप्त कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? सत्र आहूत करना और अवसान करने की शक्ति है, वो जो कार्य है, वो जो पावर है, वो राष्ट्रपति का है। एक बात तो ये। लेकिन एक शब्द और आता है आपके, वो आता है स्थगन। सदन को स्थगित कौन करेगा? सदन का सत्र आहूत तो राष्ट्रपति कर देगा, सत्रावसान राष्ट्रपति कर देगा। सदन को स्थगित कौन करेगा? स्थगित का मतलब बीच में सदन को स्थगित किया जाता है, जैसे यहाँ स्थगित कर दिया, जब भी कोई ज्यादा हंगामा हुआ तो स्थगित कर दिया, या फिर मान लीजिए कि गणपूर्ति नहीं हुई तो स्थगित कर दिया। किसी भी वजह से स्थगित किया जाता है तो कौन करेगा? तो विशेष ध्यान रखें, स्थगित करने की शक्ति जो होती है वो होती है पीठासीन की।
पीठासीन का मतलब लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति करेगा। पीठासीन का मतलब उस सदन का अध्यक्ष, लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा का सभापति। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास पावर क्या है, यहां शुरू करना और समाप्त करना, बीच का सारा नियंत्रण, टोटल नियंत्रण वो पीठासीन के पास होता है सदन का। ये भी ध्यान रखना आपको। दो बातें हुई। अच्छा, ये जो अवधि है ये क्या कहलाती है फिर, ये बताइए। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है, ये अवधि क्या कहलाती है? तो इसके लिए एक शब्द ध्यान रखें आप, सत्रावकाश। मतलब दो सत्रों के बीच का अवकाश, वो जो बीच की अवधि सत्रावकाश कहलाता है। ठीक है, फिर आप एक बात और समझ लीजिए, लोकसभा का विघटन करना। लोकसभा को विघटित करने की शक्ति भी राष्ट्रपति की है, ये भी आर्टिकल 85 कहता है। और 85 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है, भंग कर सकता है। विघटित को ही भंग करना कहते हैं। और विघटित केवल लोकसभा होती है, राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। तो ये विघटन राष्ट्रपति करेगा, लेकिन वो करेगा प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री उसे सलाह देगा, उसके सलाह के आधार पे वो लोकसभा का विघटन कर देगा। ठीक, अब लोकसभा के विघटन में और सत्रावसान में क्या फर्क है, ये बताइए आप। संसद में हालांकि पढ़ लेंगे हम इन सब बातों को, लेकिन लोकसभा के विघटन से और किसी सदन का जो सत्रावसान होता है, सत्र का सत्रावसान होता है, उसमें फर्क क्या है? देखिए, सत्रावसान हुआ, इस सत्रावसान से तो केवल इस सत्र की समाप्ति हुई है। लोकसभा तो बनी हुई है, अगला फिर सत्र शुरू हो जाएगा उसी लोकसभा में। तो सत्रावसान से केवल सत्र की समाप्ति होती है, जबकि विघटन से पूरी लोकसभा ही समाप्त हो जाती है। नए चुनाव होंगे अब लोकसभा के। ये बड़ा फर्क है। ठीक है, चलिए एक बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। दूसरी शक्ति समझते हैं हम, और वो है संसद को संदेश भेजना। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है और अभिभाषण दे सकता है। आर्टिकल 86 कहता है कि वह ऐसे मामलों पर, ऐसे लंबित विधेयकों पर जो विधेयक संसद में आ गए लेकिन संसद में उस पर कार्रवाई नहीं चल रही है, तो किसी मामले पर, किसी विधेयक पर यदि राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजकर यदि वो उसे उस पर विचार करने के लिए कहता है, तो फिर संसद यथाशीघ्र उस विचार पर, उस विधेयक पर कार्रवाई शुरू करती है। तो संसद को संदेश भेज सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, इसी आर्टिकल 86 में एक बात और कही गई है, और वह है संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति अभिभाषण दे सकता है। वो भी आर्टिकल 86 में ही है, ये भी ध्यान रखें। लेकिन आरंभिक अभिभाषण की जो बात की गई, वो बात की गई है आर्टिकल 87 में। आरंभिक अभिभाषण देना, अभिभाषण की बात तो है 86 में, और आरंभिक अभिभाषण की बात है आर्टिकल 87 में। आर्टिकल 87 क्या कहता है कि राष्ट्रपति, दोनों सदन जब समवेत रूप से एकत्र हों, संयुक्त बैठक नहीं है, ये ध्यान रखना है। जब समवेत रूप से एकत्र हों, समवेत रूप से एकत्र, ये ध्यान रखें। आर्टिकल 87 का जिक्र है समवेत रूप से एकत्र, और इसको इंग्लिश में जरूर ध्यान रख लें, क्योंकि RS एग्जाम 2016 में प्रश्न आया था प्री में, और वहाँ हिंदी में वो कंफ्यूज कर रहे थे शब्द। इंग्लिश में जरूर ध्यान रखें, इंग्लिश में असेंबल टुगेदर। असेंबल टुगेदर याद रख लें बस। जब वो असेंबल टुगेदर होंगे दोनों सदन, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आरंभिक अभिभाषण देता है। और आर्टिकल 87 साफ साफ तौर पे कहता है कि दो मामलों में, दो मौकों पर वो असेंबल्ड होंगे, टुगेदर, समवेत रूप से एकत्र होंगे। पहला मामला तो नई लोकसभा के गठन पर, जब भी नई लोकसभा का गठन होगा उस अवसर पर। ठीक है, नई लोकसभा के गठन पर, और ऐसा सामान्यतः 5 साल बाद होता है। और दूसरा होगा कब? वो होगा नए वर्ष में, हर वर्ष पहले सत्र की शुरू में। और पहला सत्र क्या होता है? हालांकि बजट सत्र शब्द नहीं लिखा गया है, लेकिन ये कहा गया है हर वर्ष पहले सत्र के शुरू में। तो बजट सत्र पहला सत्र होता है, तो बजट सत्र के शुरू में
आप ये समझ लीजिए आप। तो ये दो मौके ऐसे होते हैं जब राष्ट्रपति आरंभिक अभिभाषण देता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो आर्टिकल 85, 86 और 87 ध्यान रखें। 85 का संबंध सत्र से है, सत्र बुलाने से है, सत्र का समाप्त करने से है और लोकसभा का विघटन करने से है। आर्टिकल 86 में संसद को संदेश भेजने की बात है और आर्टिकल 87 में आरंभिक अभिभाषण दो मौकों पर नई लोकसभा के गठन पर और वर्ष के पहले सत्र के शुरू में। चलिए हम आगे बात करते हैं और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। वो है संयुक्त बैठक बुलाना। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है और संयुक्त बैठक बुलाने की जो बात है वो की गई है अनुच्छेद 108 में। और आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक की जो चर्चा करता है वो कहता है कि यदि किसी साधारण विधेयक पर, ध्यान रखें, संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक के मामलों में ही बुलाई जाती है। यदि किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सत्रों के बीच टकराव है, गतिरोध है, तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए, उस टकराव को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदन, उनमें उस टकराव को दूर करने के लिए राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाता है दोनों सदनों की। समझ रहे हैं आप? और यह संयुक्त बैठक का प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। संयुक्त बैठक बुलाता है और जो संयुक्त बैठक होगी उस संयुक्त बैठक में फैसला होगा सभी सदस्य जो लोकसभा राज्यसभा के हैं उनके सामूहिक रूप से बहुमत के निर्णय से। क्योंकि यहाँ पर लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा है तो लोकसभा अपनी सदस्य संख्या के बल पर राज्यसभा पर अधिक प्रभावी हो जाती है, अधिक पावरफुल हो जाती है। तो ये आपकी मोटी मोटी बात है संयुक्त बैठक की। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 118। संयुक्त बैठक बुलाएगा राष्ट्रपति, आर्टिकल 108। अध्यक्षता स्पीकर करेगा, आर्टिकल 118। ठीक है। अब तक 3 मौके ऐसे आए हैं जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में टकराव हुआ है, मतलब संयुक्त बैठक बुलाई गई है। पहला मौका जब संयुक्त बैठक बुलाई गई वो 1961 का दहेज निरोधक विधेयक। दूसरा मौका जब संयुक्त बैठक बुलाई गई 1978 बैंकिंग सेवा विधेयक और तीसरा मौका 2002 पोटा। ये 3 मौके ऐसे आए हैं जब संयुक्त बैठक बुलाई गई है और तीनों ही बैठकों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति जो तीनों बैठकों में उपस्थित रहे उनकी अगर हम बात करें तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी। 1961 में वो विपक्ष के सदस्य के रूप में थे, 1978 में वो विदेश मंत्री थे और 2002 में वो प्रधानमंत्री के रूप में थे। तीनों ही बैठकों में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। संसद के कुछ सदस्यों का मनोनयन। कुछ सदस्यों का मनोनयन, और ये जो मनोनयन होगा कैसे होता है समझिए आप। संसद में 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के लिए आर्टिकल 331 कहता है कि यदि राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह कम से कम 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। ये 331 में कहा गया। हालांकि ये बात अलग है कि अभी कुछ समय पहले संविधान में 104वां संविधान संशोधन हुआ और इस 104वें संविधान संशोधन द्वारा ये अवधि 10 वर्ष के लिए फिर नहीं बढ़ाई गई, तो ये 2020 तक ये प्रावधान निष्क्रिय हो गया। वर्तमान में लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों का मनोनयन नहीं किया जाता है। ये अनुच्छेद समाप्त नहीं हुआ है, निष्प्रभावी हुआ है, क्योंकि ये 10 साल के लिए प्रावधान था शुरू में आरक्षण की तरह, तो ये 10-10 साल के लिए बढ़ाया गया। 104वें संविधान संशोधन द्वारा SC/ST का आरक्षण तो बढ़ा दिया गया आगे 10 साल, लेकिन ये आरक्षण जो है आंग्ल भारतीयों वाला वो उससे 10 वर्ष की अवधि नहीं बढ़ाई गई है, तो ये निष्प्रभावी हो गया 2020 में। बात करें अगर दूसरी राज्यसभा की,
तो राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है अनुच्छेद 80 के तहत कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को, जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा इनमें से किसी भी क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य किया हो। इन 4 क्षेत्रों में जिसने कोई उल्लेखनीय कार्य किया है, ऐसे 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में। तो ये उसकी संसद में कुछ सदस्यों को मनोनयन करने से संबंधित विधायी शक्ति हुई। देखिए, और अगर आप बात करें आगे उसकी विधायी शक्तियों की, तो सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय, सांसदों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय, और कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 103। समझिए ध्यान से, हमारे यहां सांसदों की योग्यताओं का जो जिक्र किया गया वो आर्टिकल 84 में किया गया कि कौन व्यक्ति संसद का सदस्य बन सकता है। ये तो है योग्यताएं, ये इसमें जो जिक्र किया गया ये योग्यताएं हैं, लेकिन इसकी अयोग्यताओं का जिक्र भी किया गया है एक आर्टिकल में, और अयोग्यताओं का जिक्र किया गया है आर्टिकल 102 में कि कौन व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता, या बनने के बाद यदि किसी व्यक्ति में ये अयोग्यता आ गई तो वो पद से हट जाएगा। और आगे आर्टिकल 102 के आगे आर्टिकल 103 में कहा गया कि यदि संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित किसी प्रकार का यदि कोई डिस्प्यूट हुआ, कोई विवाद हुआ, तो उस विवाद का निर्णय राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखें, उस विवाद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन आपके प्रश्न ये नहीं पूछेंगे कि उस विवाद का निर्णय कौन करेगा, आपसे प्रश्न पूछेंगे कि राष्ट्रपति इस विवाद का निर्णय किसकी सलाह से करेगा। और यहाँ ऑप्शन ए में दिया जाएगा प्रधानमंत्री, और आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स उस प्रधानमंत्री को टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि आपको ये फीलिंग आती है अंदर से कि राष्ट्रपति कोई भी काम प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। लेकिन आर्टिकल 103 के तहत राष्ट्रपति जो सांसदों की योग्यताओं से संबंधित विवाद का निर्णय करेगा, वो करेगा चुनाव आयोग की सलाह से, राष्ट्रीय चुनाव आयोग की सलाह से। ये बहुत विशेष तौर पे ध्यान रखें, अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे। चुनाव आयोग की सलाह से करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखें। वो है कुछ विधेयकों को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। कुछ विधेयकों को संसद में पेश करने से पूर्व अनुमति आवश्यक, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, जरूरी होती है। और वो कौन से विधेयक हैं जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, वो समझ लीजिए आप। एक तो होते हैं धन विधेयक, जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। दूसरे होते हैं वित्त विधेयक, लेकिन वित्त विधेयक सारे नहीं होते। वित्त विधेयक फर्स्ट होता है, उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। वित्त विधेयक सेकंड पे तो पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। फिर देखिए तीसरा वो होता है किसी राज्य का के नए राज्य के निर्माण से संबंधित विधेयक, कोई नए राज्य बनाने से संबंधित विधेयक। और जो चौथा है वह है किसी राज्य के नाम, सीमा व क्षेत्र में परिवर्तन संबंधी विधेयक। कोई क्षेत्र में या नाम में, सीमा में चेंज करना है, उससे संबंधित विधेयक। ये 4 विधेयक ऐसे हैं जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। संसद में पेश किया जाना है तो उससे पहले इन 4 में विधेयक, 4 ऐसे प्रकार के विधेयक है जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। ठीक है, फिर देखिए आप आगे समझिए। और वो ये कि कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें विधानमंडल में पेश करने से पहले भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। कुछ विधेयकों को राज्य विधानमंडल में पेश करने से पहले भी पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। और
और वो कौन से विधेयक हैं समझिए आप। वो विधेयक है किसी राज्य, वो जो अंतर्राज्यीय व्यापार है, दो राज्यों या दो से अधिक राज्यों के बीच में अंतर्राज्यीय व्यापार है, उसकी स्वतंत्रता से संबंधित विधेयक या व्यापार, अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित कोई विधेयक अगर आना है, उसको कंट्रोल करने से संबंधित कोई विधेयक आना है, उस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है। फिर देखिए 9वां, एक शक्ति उसकी और विधायी शक्ति की बात करें हम तो वह है संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। और अनुच्छेद कौन सा है ये? अनुच्छेद 111 है, आर्टिकल 111 है। और आर्टिकल 111 कहता है कि क्या कहता है कि संसद कोई भी विधेयक पारित करेगी वो तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक कि राष्ट्रपति उस पर साइन ना कर दे। देखिए कैसे। देखिए कोई विधेयक, हम पहले साधारण विधेयक की बात करते हैं, मैं एक एक विधेयक की बात करके आपको ये बिंदु पूरा स्पष्ट कर देता हूं। साधारण विधेयक किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा भी हो सकती है, राज्यसभा भी हो सकती है। यहां से पारित होके गया दूसरे सदन में, दूसरा सदन वो इसे या तो वैसे का वैसे पारित कर सकता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। या फिर पारित तो कर दे लेकिन उस पर कुछ संशोधन लगा दे, और ऐसे संशोधन लगा दे, मान लीजिए संशोधन लगाए तो संशोधन लगा दिया तो ये वापस उसके द्वारा किए गए संशोधनों पर इसमें भी बहस होगी। ये इसके द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमत है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इसके द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमत नहीं है, तब टकराव हुआ। या फिर मान लीजिए ये इसे उस प्रोसेस में यहां पारित ना हो सदन वो प्रस्ताव, और या फिर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है और ये कितना समय बीत गया, 6 महीना बीत गया, इस सदन में वो रोका हुआ है विधेयक। ऐसी स्थिति में जब दोनों सदनों से वो पारित नहीं हुआ है तो टकराव हुआ है। ऐसे संशोधन जिस पे सहमत नहीं है या इसने पारित नहीं किया है या 6 माह बीत गए तो टकराव होगा, गतिरोध होगा। और साधारण विधेयक पर गतिरोध होगा तो क्या होता है? संयुक्त बैठक होती है। अब तक 3 ही बार हुई है। संयुक्त बैठक में निर्णय सामूहिक बहुमत से होता है। चलिए मान लीजिए दोनों सदनों से पारित हो गया तो यह जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, यही बात करने वाले हैं हम। राष्ट्रपति इसे स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि इसने स्वीकृत कर दिया तब तो कानून बन गया, अस्वीकृत कर दिया तो समाप्त हो गया। पुनर्विचार के लिए अगर लौटाया तो दोनों सदनों ने अगर वो पुनः इसे पारित करके राष्ट्रपति को भेज दिया तो फिर राष्ट्रपति को इस पे साइन करने ही होंगे। इसे निलंबनकारी वो वीटो कहते हैं। जो पुनर्विचार के लिए वो भेजता है उसे निलंबनकारी वीटो कहते हैं। हम आगे बात करेंगे इस बारे में। तो यहाँ पे वो तीनों पावर हैं उसके पास। आप धन विधेयक के बारे में देखिए। धन विधेयक संसद के कौन से सदन में लाया जा सकता है? अब ये केवल लोकसभा ही है, केवल लोकसभा में ही आ सकता है। लोकसभा से पारित धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 14 दिन तक। दोनों सदनों से पारित हुआ, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति क्या करेगा? अब अच्छा, धन विधेयक की एक खास बात और भी है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है, मैंने अभी बात की थी। पूर्व अनुमति से ही जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास गया, अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति इसे स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ये ध्यान रखें, धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, साधारण विधेयक को लौटा सकता है। अब संविधान संशोधन विधेयक और देख लीजिए आप। संविधान संशोधन विधेयक, और संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
एक सदन से पारित होकर वो दूसरे सदन में गया और दूसरा सदन या तो उसे पारित वैसे का वैसे कर दे या उसे पारित कर दिया उस पर संशोधन लगा दिए, संशोधन के साथ पारित कर दिया, या हो सकता है उसे पारित ना करे। यदि उसने वैसे का वैसे पारित कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। इसने कुछ ऐसे संशोधन लगा दिए जिसपे सहमत है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके द्वारा किए गए संशोधनों पे सहमत नहीं है तो गड़बड़ हुई, टकराव हुआ। और यदि ये इसे पारित ना करे तो टकराव हुआ। और टकराव की स्थिति में क्या होता है, ध्यान रखें खास तौर से, यदि दोनों सदनों में टकराव होगा संविधान संशोधन विधेयक पर, संयुक्त बैठक नहीं होगी। संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर बताई थी मैंने आपको। यदि एक सदन इसे पारित कर दे, एक सदन पारित ना करे, विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसने कुछ ऐसे संशोधन कर दिए जिन संशोधनों पे ये सहमत नहीं है, विधेयक समाप्त हो जाएगा। मतलब ये कि संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों की शक्तियां बिल्कुल समान है, एक जैसी हैं। यहां से पारित विधेयक जाएगा कहां, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति इसे स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत नहीं कर सकता और पुनर्विचार के लिए भी नहीं लौटा सकता। अनुच्छेद कौन सा, 368। तो देखिए यहां स्वीकृत करने का ही ऑप्शन है ऐसा। और ये जो प्रावधान किया गया वो 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा किया गया कि संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्यतः स्वीकृति देनी ही होगी। ये आरएस एग्जाम 2016 में पूछा था ये प्रश्न भी, तो ये ध्यान रखें आप, 24वें संविधान संशोधन से। ठीक है, देखिए साधारण विधेयक, इसका जिक्र है आर्टिकल 107 और 108 में। इसका जिक्र है आर्टिकल 109 और 110 में। अगर आप आर्टिकल से याद करते हैं तो इस तरीके से याद ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें आपको ये समझिए कि अगर एक टेबल बनाऊं, साधारण विधेयक इस कैसे अनुमति किस प्रकार से प्रदान करता है राष्ट्रपति, अगर इसकी टेबल आप बनाएं तो आप यूं बना सकते हैं, ये टेबल बना सकते हैं। ये क्रम संख्या 1, 2 और 3, ये विधेयक जिसमें सबसे पहले साधारण विधेयक, ये धन विधेयक, ये संविधान संशोधन विधेयक। ये सबसे पहले ऑप्शन है स्वीकृत, अस्वीकृत और पुनर्विचार, 3 ऑप्शन है। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को स्वीकृत भी कर सकता है, अस्वीकृत भी कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। धन विधेयक को स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृत कर सकता है, न अस्वीकृत कर सकता है, न पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो याद इतना रखें, साधारण विधेयक पे वो तीनों कर सकता है, पहले में तीनों, दूसरे में 2, तीसरे में 1, बस। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको ये याद हो जाएगा। देखिए एक पावर उसकी और है, और वो है वीटो शक्ति। या इससे पहले देखें, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। और ये कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल है 201। वो 111 था, ये 201 है। तो देखें, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार कानून पारित करती है, विधानमंडल राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल साइन कर देगा, कानून बन जाएगा। लेकिन समझिए आप, राज्य विधानमंडल में 2 सदन या फिर किसी में 1 सदन है, 1 सदन है तो 1 से पारित होकर राज्यपाल के पास जाएगा, तो दोनों से पारित होकर राज्यपाल के पास जाएगा। यह है राज्यपाल।
अब राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत, ये अनुच्छेद 200 के तहत है, इसे राज्यपाल को 200 के तहत वो इसे स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, साधारण विधेयक की बात है। और एक पावर उसको और ये है कि वो राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है, किसी विधेयक को जो उसे लगे उसे भेज सकता है। तो यदि उसने राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजा तो राष्ट्रपति के पास आएगा मामला, केवल वही मामला आएगा जो राज्यपाल भेजेगा, सिवाय छोड़ के एक केस को। एक विधेयक ऐसा है जिसे राज्यपाल को राष्ट्रपति के पास भेजना ही पड़ेगा, वो है राज्य विधानमंडल पारित किया गया ऐसा विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित है। उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम ज्यादा करने से संबंधित कोई विधेयक है, वो अनिवार्यतः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास ऐसे विधेयक जाएंगे जो राज्यपाल उसके पास भेजने के योग्य समझेगा। राष्ट्रपति के पास गया, अब राष्ट्रपति ये जो निर्णय करेगा अनुच्छेद 201 के तहत करेगा, ये करता है अनुच्छेद 200 के तहत करता है, अर्थात राज्यपाल भेजता 200 के तहत है, राष्ट्रपति निर्णय 201 के तहत करेगा। वो स्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, तीनों ऑप्शन है। इसने पुनर्विचार के लिए लौटाया, यहां से वापस पारित करके भेजा, अब राष्ट्रपति इसे स्वीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है। ध्यान रखें, संसद वाले मामले में राष्ट्रपति बाध्य था, अगर पुनर्विचार के लिए लौटाया वहां से पारित होकर आया तो राष्ट्रपति बाध्य है। इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूं, मान लीजिए इन दोनों ने पारित करके राज्यपाल को भेजा, पहले चरण में राज्यपाल ने खुद उसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, अब दोनों सदनों ने वापस पारित करके भेज दिया राज्यपाल को, तो राज्यपाल को साइन करने पड़ेंगे, बाध्य है। ठीक वैसे ही जैसे एक संसद वाले मामले में राष्ट्रपति बाध्य था। लेकिन यदि ये राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लौटाया राज्य वाले मामले को, तो यहां से पारित होने के बाद में राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। केंद्र वाले मामले में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लौटाता है, राष्ट्रपति वापस वो पुनर्विचार के लिए आता है, पारित होकर आता है, तो राष्ट्रपति बाध्य है। राज्य वाले मामले में राज्यपाल बाध्य है, लेकिन राज्य वाले मामले में राष्ट्रपति बाध्य नहीं। ये खास बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं आगे वीटो शक्ति की। वीटो का मतलब निषेधाधिकार, और इसका अर्थ आप समझें तो इसका मतलब है कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित अगर वीटो की पावर बात करें तो संसद द्वारा कोई कानून पारित किया जाता है तो उसे कानून बनने से रोकना। वीटो का मतलब होता है किसी काम को होने से रोकना। जैसे हमारे यहाँ यूएनओ में है ना, वीटो पावर है 5 देशों को। अगर कोई 4 देश सहमत है, कोई से एक ने वीटो कर दिया तो फिर बात माने नहीं होगी। तो राष्ट्रपति संसद से पारित हो गया, राष्ट्रपति ने उसे मना कर दिया तो वो वीटो हो गया, वो कानून नहीं बनेगा। इसे वीटो कहते हैं। पूरे संविधान में कहीं भी वीटो शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन हमने एक आर्टिकल 111 में जिस तरीके से जो कहा गया उसके आधार पे हमने इस शब्द को घड़ लिया एक तरीके से। और कितने प्रकार का वीटो, हालांकि जो कितने प्रकार के वीटो ये भी संविधान में कहीं कहे नहीं गए हैं। एक है आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो का मतलब किसी विधेयक को अस्वीकृत कर देना, मना कर देना। कोई विधेयक गया राष्ट्रपति के पास, उसने मना कर दिया, साफ साफ मना कर दिया, ये आत्यांतिक वीटो, स्वीकृति ना देना, आत्यांतिक वीटो। 1954 में राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू विनियोग विधेयक पर इस वीटो का यूज किया था, मना कर देना, ठीक है। फिर दूसरा वीटो है, वो है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो का मतलब किसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लौटाना, और पुनर्विचार के लौटाया और उन्हें वापस पारित करके भेज दिया संसद के दोनों सदनों ने, तो राष्ट्रपति का निलंबनकारी वीटो समाप्त हो जाता है। तीसरे प्रकार का वीटो, और वो है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब क्या है? हमारे यहाँ आर्टिकल 111 में कहा गया कि संसद पारित करके राष्ट्रपति को भेजेगी कोई विधेयक तो यथाशीघ्र वो उस पर कार्रवाई करेगा, यथाशीघ्र वो उसे स्वीकृत करेगा, अस्वीकृत करेगा, ये कहा गया। समय नहीं दिया गया। इसका मतलब संसद पारित करके उसके पास भेजती है, अब उसने उस विधेयक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की,
जब तक वो उसे पारित नहीं करेगा, स्वीकृत नहीं करेगा, तब तक तो वो कानून नहीं बनेगा। जब तक अस्वीकृत नहीं करेगा तब तक वो समाप्त नहीं होगा। कोई कुछ भी नहीं किया, उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो वो लटक गया विधेयक। ये माना जाता है उसने उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया। ये पॉकेट वीटो है। तो ये पॉकेट वीटो कहलाता है। 1986 में ज्ञानी जेल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक पर इस वीटो का यूज किया था। हालांकि इस वीटो का यूज नहीं पड़ता है, बस कुछ नहीं करना ही पॉकेट वीटो है, ये समझिए। उस पर कुछ नहीं किया है, ये पॉकेट वीटो है। इसे यूज नहीं करना पड़ता है एक तरीके से, ठीक है। फिर देखिए आप आगे, एक और उसकी शक्ति है, वो है अध्यादेश जारी करना। विधायी शक्तियों में एक शक्ति और समझ लीजिए, अध्यादेश जारी करना। आर्टिकल 123 123। अध्यादेश किसे कहते हैं? पहले तो ये समझिए, ऑर्डिनेंस। कानून बनाने की शक्ति है संसद को, और संसद कानून तब बनाती है जब वो सत्र में होती है। लेकिन मैंने कहा कि सत्र तो ये होते हैं। अब जब संसद सत्र में नहीं है, इस अवधि में किसी कानून की जरूरत पड़ी, तब क्या होगा? तब फिर वो उस संबंध में कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई, और राष्ट्रपति जो वो कानून बनाता है उसे अध्यादेश कहते हैं। राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कानून को अध्यादेश कहते हैं, ये समझ लीजिए आप। तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तब किसी कानून की अति आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति संघ सूची या संवर्ती सूची, क्योंकि इन दोनों ही सूचियों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है, तो संघ सूची या संवर्ती सूची के किसी विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए ऐसे अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यदि वो संविधान का उल्लंघन करता है, उसे निरस्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया ऐसा अध्यादेश कब तक जारी रहेगा, कब तक प्रभावी रहेगा, वो ध्यान रखें आप। 6 महीने को तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, 6 सप्ताह को जरूर ध्यान रखना है। लेकिन 6 सप्ताह भी कब से? नए सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह की अवधि तक। यहां से 6 सप्ताह है, तो ये ध्यान है कि केवल 6 सप्ताह नहीं बोलना है। केवल 6 सप्ताह बोलेंगे तब तो जारी किया, वहां से 6 सप्ताह हो जाएगा। तो कोई अध्यादेश कब तक जारी रहता है, कब तक प्रभावी रहता है? नए सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह की अवधि तक प्रभावी रहता है, और इस अवधि से पहले भी संसद इसे समाप्त कर सकती है। यह आपके अध्यादेश है। क्या आप समझ पा रहे हैं? आर्टिकल 123, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये थी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जो हमने आज की क्लास में पढ़ने की पूरी कोशिश की, और कोशिश ये की कि आपको ये सारी पावर्स राष्ट्रपति के ढंग से समझ आए। अगली क्लास में हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।